गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 7.1 यूनिट 2 खनिज व ऊर्जा संसाधन। सबसे पहले हम जानेंगे कि खनिज किसे कहते हैं और ऊर्जा संसाधन होते क्या हैं। खनिज जो हमें भूमि से काफी गहराई में और ऊपरी परत से भी प्राप्त होते हैं, जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि जिन्हें हम खोदकर या कुरचकर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे हम खनिज कहते हैं। ऊर्जा संसाधन जिससे हमें कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है, उसे हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि भारत में कोयले के भंडार। भारत में कोयले के भंडार के बारे में अध्ययन करने से पहले हम जानेंगे कि खनिजों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। यह पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित होते हैं, यानी खनिज हमें असमान रूप से, यानी कहीं पर अधिक और कहीं पर कम प्राप्त होते हैं। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच यह संबंध पाया जाता है कि अधिक गुणवत्ता वाले खनिजों की तुलना में कम पाए जाते हैं, यानी जिनकी गुणवत्ता अधिक होती है वो खनिज हमें कम पाए जाते हैं, और जिनकी गुणवत्ता कम होती है वो अधिक मात्रा में हमें भंडार के रूप में पाए जाते हैं। ये सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। इन्हें सुरक्षित किया जाना चाहिए, इनका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पौधे या पाए जाने वाले मैग्मा ही खनिजों का मूल स्रोत है। मैग्मा के बड़ा होने पर ही खनिजों के क्रिस्टल बनते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि जब हमारी प्लेटें गतियां करती हैं और उन गतियों के कारण हमारे जो ठोस चट्टान यानी बड़ी प्लेटें होती हैं वो छोटी प्लेटों के नीचे चली जाती हैं और बड़ी प्लेटें ऊपर उठ जाती हैं, जिससे हमारे पर्वतों और पठारों का निर्माण होता है। और वो जो कठोर या भारी प्लेटें नीचे जाती हैं वो मैग्मा के साथ पिघलकर मैग्मा का ही एक अंश बन जाती है। और जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो हमें पुनः पृथ्वी पर प्राप्त हो जाती हैं। अब चलते हैं भारत में कोयले के भंडार टॉपिक पे। तो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 1200 मीटर की गहराई तक कुल कोयलों के भंडार 24,570 लगभग 25,000 करोड़ टन थे, जो कि संसार के कुल भंडारों का केवल 1% है। ये केवल मैं आपको भारत की बता रहा हूँ कि भारत में केवल 24,000 टन कोयले के भंडार है, जो विश्व के केवल 1% के बराबर थे। भारत में कोयले का वितरण बहुत असमान है। कोयले के अधिकतर निक्षेप प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी क्षेत्र की नदी घाटियों में ही केंद्रित है। कहने का भाव यह है कि जो हमारे प्रायद्वीपीय पठार है उसके पूर्वी भाग यानी पूर्वी क्षेत्र में नदी घाटियों में ही केंद्रित है इसके जितने भी भंडार हैं। भारत के कोयला भंडार 2 भूगर्भिक समूहों में पाए जाते हैं। एक है गोंडवाना समूह और एक है टर्शरी, यानी ये अलग अलग विभाग हैं। जो गोंडवाना है वो समुद्री भाग है हमारा, जैसे दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी भारत इत्यादि क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये गोंडवाना क्षेत्र है। और इससे ऊपर का जितने भी क्षेत्र बच गए वो सारा आपका टर्शरी समूह है, जहाँ पर कोयले की मात्रा पाई जाती है। गोंडवाना समूह यह 20 करोड़ वर्ष पुराना कोयला क्षेत्र है। देश के ज्ञात 113 क्षेत्रों में से 80 क्षेत्र इसी समूह में है। इस क्षेत्र से देश का 99% कोयला निकाला जाता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र 4 नदी घाटियों में केंद्रित है। दामोदर घाटी झारखंड व पश्चिम बंगाल, सोन घाटी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़, महानदी घाटी उड़ीसा व छत्तीसगढ़,
और वृद्धा गोदावरी घाटी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में। ये सभी हमारे प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। इसके बाद है टर्शरी समूह। यह 5.5 करोड़ वर्ष पुराना कोयला क्षेत्र है। देश के 33 कोयले क्षेत्र इसी समूह में है। इस क्षेत्र से देश का केवल 1.1% कोयला निकाला जाता है। टर्शरी कोयला क्षेत्र असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय व नागालैंड में पाया जाता है। इस समूह के अधिकांश भंडार प्रायद्वीपीय पठार से बाहर मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा किसे कहते हैं, ये क्या होते हैं। परमाणु ऊर्जा परमाणु खनिज के विखंडन से प्राप्त होती है। इस ऊर्जा से बिजली बनाई जाती है। भारत के पास परमाणु खनिजों से शक्ति पैदा करने की प्रौद्योगिकी क्षमता है। प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है किसी भी कार्य को करने के लिए आधुनिकता का प्रयोग करना। परमाणु ऊर्जा के विकास के लिए आवश्यक खनिज यूरेनियम व थोरियम है, जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत में इस समय 6 स्थानों पर परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं। तारापुर महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र कहाँ पर है और गुजरात कहाँ पर है। इनकी सीमा पर आपका तारापुर परमाणु केंद्र स्थित है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में कोटा के निकट रावताड़ू भाटा में बनाया गया है। कल्पकम चेन्नई के निकट तमिलनाडु में बनाया गया है। नरोरा उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर के निकट बनाया गया है। काकरापाड़ा गुजरात में, केंगा कर्नाटक में। ये वे 6 क्षेत्र हैं जहां पर परमाणु केंद्र के संयंत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा है खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है और खनिज का संरक्षण हम किन उपायों से कर सकते हैं, यानी इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, इस विषय में है। तो लोहा, तांबा, एल्युमिनियम जैसी अनेक धातुओं व कोयला, पेट्रोलियम जैसे ऊर्जा संसाधनों का मानव जीवन के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये समाप्य संसाधन है, इसलिए इनका संरक्षण अनिवार्य है। संरक्षण का अर्थ होता है बचाव, यानी ये खत्म होने की कगार पे हैं। कौन कौन से? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम जैसी अनेक धातुएं जो बहुत ही कीमती होती हैं और उनका अंधाधुंध प्रयोग करने से ये समाप्त होने की कगार पे हैं, इसलिए इनके संरक्षण का उपाय जरूरी है। तो सबसे पहले है देश का आर्थिक विकास खनिजों के उपभोग पर निर्भर करता है, तो इसलिए हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। खनन की परंपरागत विधियों बड़ी मात्रा में खनिजों को नष्ट कर देती हैं तथा कई पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाती हैं। खनन का अर्थ है कि हमारे जो भू संसाधन होते हैं उनका अधिक से अधिक खोदकर या खुरचकर उपयोग किया जाता है, जिससे जो आवश्यक खनिज होते हैं उनकी उपयोगिता के अलावा जो खनिज हमें आवश्यकता नहीं होती वो खनिज भी उनके साथ नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमें खनन के लिए मशीनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए ताकि हम खनिजों का संरक्षण कर सकें। इसके अलावा है कि खनिज समाप्त होने वाले संसाधन हैं। एक बार निकाले जाने पर खनिज पुनर्निर्माण नहीं होते। भावी पीढ़ियों द्वारा प्रयोग के लिए खनिज आवश्यक है। खनिज संसाधन प्रकृति में सीमित है। एक बार संसाधन का उपयोग हो जाने पर इन्हें अल्पावधि में पुनः विकसित नहीं किया जा सकता। खनिज संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। खनिजों को उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा निकालना चाहिए, जिससे खनिजों की बर्बादी कम होगी। लोहे, तांबे, टीन व एल्युमिनियम जैसी धातुओं का पुनः उपयोग करना चाहिए, जिससे इनकी कम बर्बादी होगी। कम मात्रा में पाए जाने वाले खनिजों के स्थान पर उन खनिजों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो अधिक मात्रा में मिलते हैं, जैसे तांबे के स्थान पर एल्युमिनियम का
उपयोग किया जा सकता है। ऊर्जा के अपारंपरिक संसाधनों का उपयोग किया जाना चाहिए क्योंकि ये साधन नवीकरण योग्य हैं। इससे कोयले व पेट्रोलियम की बचत होगी। पग बिजली का अधिक से अधिक उपयोग किया जिससे डीजल व कोयले की बचत होगी। पग बिजली है वह पग बिजली होती है जिसका उपयोग हम पुनः यानी रीस्टोर के द्वारा भी कर सकते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं की बचत के लिए कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। इससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम होगा। जैसे अभ्रक के स्थान पर कृत्रिम विद्युत रोधियों का उपयोग करने से अभ्रक की बचत की जा सकती है। अत्यंत अल्प धातुओं के स्थान पर यदि हम प्रतिस्थापना का उपयोग करें तो हम उनकी खपत को पैदा या कम या घटा सकते हैं। उद्योगों का विद्युतीकरण करने से भी जीवाश्म ईंधन को बचाया जा सकता है। यानी कई उद्योग ऐसे होते हैं जहां पर हम जीवाश्म यानी बायो ट्रांसमीटर का अधिक उपयोग करते हैं, जैसे लकड़ी का या अन्य किसी ऐसे साधन का जो जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसकी जगह अगर हम विद्युत का यूज करें तो इन सब का उपयोग कम हो सकता है। हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जो असमाप्य है पर आत्मनिर्भरता बढ़ानी होगी। ये स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा व भूतापीय ऊर्जा। अगर हम इनका यूज करेंगे तो हमारी जो जीवाश्म ऊर्जा है जो शीघ्र समाप्त होने वाली है उनके ऊपर विशेष संरक्षण कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है अभ्रक के वितरण का। भारत में अभ्रक किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी 4th पॉइंट आ गया है इसका। ये अभ्रक का उपयोग प्राचीनतम काल से ही चला आ रहा है। अभ्रक विद्युत रोधी है इसलिए इसका प्रयोग बिजली के उपकरणों, वायुयान व कंप्यूटर में किया जाता है। यह सफेद, काले व पीले रंग की होती है। यह आग्नेय व कायत्रिक चट्टानों में पाई जाती है। उत्पादन भारत अभ्रक के उत्पादन में एक धनी देश है। भारत विश्व का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। अभ्रक के उत्पादन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। 1947-48 में अभ्रक का उत्पादन 772 टन था, जबकि 1970-71 में 194 टन हो गया। इसके बाद इसके उत्पादन में गिरावट आई। 1990 में अभ्रक का उत्पादन 4080 यानी 4080 टन रह गया। 2008 और 2009 में 1360 टन अभ्रक का उत्पादन हुआ। इसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभ्रक की मांग का कम होना व उद्योगों में अभ्रक के स्थान पर प्लास्टिक जैसे कृत्रिम पदार्थों का उपयोग करना है। राजस्थान में तांबा, खेकड़ी, सिंघाड़ा, मेखला, झुंझुनू के विस्तृत क्षेत्र में मिलता है। इसके अतिरिक्त अलवर, उदयपुर व भीलवाड़ा में भी तांबा पाया जाता है। यानी कहने का भाव यह है कि जो तांबा है वह अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है। इसके अलावा अभ्रक भारत में 95% 3 राज्यों बिहार, राजस्थान व आंध्र प्रदेश में प्राप्त होता है। भारत का 60% अभ्रक बिहार से प्राप्त होता है। राजस्थान में 332 किलोमीटर लंबी व 94 किलोमीटर चौड़ी है। एक पट्टी के रूप में अभ्रक पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में यह 25% अभ्रक पैदा करता है, जो यहाँ 97 किलोमीटर की लंबी तथा 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी अभ्रक की पट्टी के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अलावा झारखंड और कर्नाटक में भी अभ्रक की अधिकता पाई जाती है। इसके बाद है कोयले के उत्पादन व वितरण का वर्णन। कोयला
ऊर्जा शक्ति का प्रमुख साधन है। पहले इसका प्रयोग घरेलू कामों में होता था। खनिज तेल के भंडार सीमित होने के कारण कोयले का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उद्योग धंधों के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान है। कोयले से अनेक प्रकार की दवाइयां जैसे अमोनिया, एस्प्रिन बनाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त इसके रंग, कार्बन गैस, प्लास्टिक की हजारों वस्तुएं बनाई जाती हैं। कोयले के प्रकार एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, पीट कोयला और लिग्नाइट कोयला। एंथ्रासाइट कोयला यह सबसे बढ़िया किस्म का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 92% होती है। जलने पर यह धुआं व राख कम छोड़ता है। इसके बाद है बिटुमिनस कोयला। इस कोयले का कार्बन की मात्रा 70% तक होती है। यह जलाते समय धुआं व राख भारी मात्रा में छोड़ता है। पीट कोयला, इस कोयले में कार्बन की मात्रा 50 से 70% तक होती है। यह लकड़ी का कोयला होता है। लिग्नाइट कोयला, इस कोयले में कार्बन की मात्रा 45% तक होती है। जलते समय काफी मात्रा में राख व धुआं छोड़ता है। इसकी आंच कम होती है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। उत्पादन विश्व में इसका भारत का उत्पादन के विषय में बताएंगे कि 1950-51 में 333 लाख टन था, जबकि 1972 में यह लगभग 11 से 90 लाख टन हो गया। 2001 में 3096 लाख टन। इस तरीके से इसके अंदर वृद्धि होती गई और लास्ट में इसका बढ़कर 3821 लाख टन हो गया। कौन से सन में? 2008 और 9 में। विश्व वितरण की अगर बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये वे क्षेत्र हैं जहां पर हमें कोयले की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। इसके बाद आता है आपका लौह अयस्क उत्पादन व वितरण। लौह अयस्क में लोहा समस्त औद्योगिक प्रगति की आधारशिला है। इसके बिना विकास नहीं किया जा सकता। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमेटाइट और सिडेराइट ये मुख्य लौह अयस्क हैं जो भारत में पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट, इसमें धातु का अंश 72% होता है, यह काले रंग का होता है। हेमेटाइट, इसमें धातु का अंश 60 से 70% होता है, यह लाल व भूरे रंग का होता है। लेमोनाइट, इसमें धातु का अंश 40 से 60% तक होता है, यह पीला या बादामी रंग का होता है। सिडेराइट, इसमें लौह अंश की मात्रा 48% होती है, यह निम्न श्रेणी का होता है, इसका रंग भूरा व राख के समान होता है। उत्पादन 1950-51 में 30 लाख टन था, जबकि 2008 और 9 में बढ़कर 15 से 44 लाख टन हो गया। विश्व वितरण की अगर बात करें तो उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड इत्यादि भारत के अन्य क्षेत्र हैं जहां पर लौह अयस्क अत्यधिक मात्रा में वितरित हैं और हमें पाए जाते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अलोह धातु के बारे में और बॉक्साइट व अन्य खनिजों के विषय में। यह सभी क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।